Hello students, welcome in physics class. In this video we will discuss about force on a current carrying conductor in a magnetic field, magnetic flux, electromagnetic induction as well as Faraday's law. My dear students, हम जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो करता है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसको हमने पिछले वीडियो के द्वारा और एक्टिविटी के द्वारा भी शो किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो क्योंकि देखिए जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, और करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आप जो है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट के पास होने से। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड हैं, प्रेजेंट हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्शन होगा उनके बीच में। तो पहले हमें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए यहाँ पर जो एक एक्टिविटी जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को हम समझते हैं। ये एक्टिविटी है करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है एक्टिविटी में कि मैं पूरा स्टेप्स बता देता हूँ। करना क्या है कि टेक ए स्मॉल एल्युमिनियम रॉड AB यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स, सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। मतलब कि यहाँ पर एक हॉर्स शू मैग्नेट लेना है, और वो भी हॉर्स शू मैग्नेट जो है स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट लेना है। और क्या करना है कि उसमें अब हॉर्स शू मैग्नेट हमने लिया, तो हॉर्स शू मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आप नॉर्थ और साउथ पोल देख रहे हो डायग्राम में, इस नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हमने एक कंडक्टिंग रॉड जो कि एल्युमिनियम का रॉड है, लगभग 5 सेंटीमीटर का, वो लिया और इसके दोनों एंड से, एंड ए और एंड बी से कनेक्टिंग वायर से, कॉपर के जो कनेक्टिंग वायर से उससे जोड़ दिया। और इस तरह से उसको क्या किया कि जो एल्युमिनियम रॉड है, वो एल्युमिनियम रॉड जो कि कंडक्टर है, उसको प्लेस कर दिया कहाँ पर, कि इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में। ठीक है, जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, एल्युमिनियम रॉड का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल हो। ओके, तो अब क्या करना है इसमें, इस एल्युमिनियम रॉड को बैटरी से, रियोस्टेट से या वेरिएबल बैटरी से क्या करना है, हमें जोड़ देना है, की से जोड़ देना है, और इस तरह से जो स्टैंड में सेटअप कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है, नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम एंड B टू एंड A, एंड B से एंड A की ओर करंट पास कराना है। कैसे, यहाँ पर जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि जो बैटरी है यहाँ पर दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स। तो पॉजिटिव को हमने जो हमने रॉड लिया हुआ है एल्युमिनियम रॉड, उस रॉड के B एंड को जोड़ा हुआ है पॉजिटिव एंड से। तो करंट का डायरेक्शन जो हुआ वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। इसका मतलब इस समय करंट का जो डायरेक्शन होगा वो एल्युमिनियम रॉड में वो क्या होगा, B से A की तरफ होगा। और जब हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, A से B की ओर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसके जो टर्मिनल्स हैं उसको चेंज करने पड़ेंगे। B के जगह पे A को जोड़ना होगा और A के जगह पे B को
जोड़ना होगा, तो जो रिवर्सिबल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन ये ले रहे हैं कि अब हम बैटरी को ऑन कर रहे हैं और करंट का जो डायरेक्शन है वो बी से ए की ओर है, ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो रॉड है वो क्या होगा? लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगा। क्यों? और इसमें आप नोटिस करोगे, देखोगे कि जो रॉड है डिस्प्लेस होगा। तो अब क्या करें कि अगर हम रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट इज नाउ टुवर्ड्स द राइट। अब इसमें क्या किया कि हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके ए से बी की तरफ कर दिया। तो अब जो कंडक्टर है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो राइट की तरफ होगा। ऐसा क्यों होता है? The displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. Now change the direction of field to vertical downwards by interchanging the two poles of the magnet. It is once again observed that the direction of force acting on the current carrying rods gets reversed. It shows that the direction of the force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of the magnetic field. तो इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इनसाइड रखेंगे, विद इन रखेंगे, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब हम करंट पास कराएंगे तो क्या होगा कि वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा? करंट कैरिंग कंडक्टर या तो राइट साइड में डिस्प्लेस होगा या लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस्ड होगा। A current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force if the direction of the field and that of current are mutually perpendicular to each other. Then the force acting on the conductor will be perpendicular to both, and that can be determined using the Fleming's left hand rule. Means कि जब हम फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या करंट कैरिंग कंडक्टर में जो एक मोशन होगा, ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन से उसके डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। An electric current flowing through a conductor produces a magnetic field. The field so produced exerts a force on a magnet placed in the vicinity of a conductor. The magnet also exerts an equal and opposite force on the current carrying conductor. The displacement of the rod in the diagram suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed on a magnetic field. Here, the direction of force is always reversed when the direction of current through the conductor is reversed. The direction of force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of magnetic field. The displacement of the rod is maximum. Displacement कब होगा maximum rod में? कि when the direction of current is right angles to the direction of the magnetic field. कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा रॉड में, एल्युमिनियम रॉड में, वो मैक्सिमम होगा।
अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स लग रहा है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के विसिनिटी में रखा जा रहा है, विदिन रखा जा रहा है, तो जो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उस फोर्स से जो करंट कैरिंग कंडक्टर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम समझ सकते हैं। बड़ी आसानी से उसके डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरह से हमें स्ट्रेच करना है कि तीनों फिंगर्स, दैट इज थंब, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर, तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और यदि रिंग फिंगर करंट के अगर मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जो हमारा थंब का जो डायरेक्शन होगा वो थंब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जानते हो कि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन मोशन या डिस्प्लेसमेंट का भी होगा करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, तो जो थ्रस्ट या फोर्स है या मोशन है इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसके डायरेक्शन को हम थंब के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है और उसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वाइड है। और वो कौन कौन से डिवाइसेस है जहाँ पर इसका यूज़ होता है? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर में इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यही थ्योरी है, प्रिंसिपल है मोटर के पीछे। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसके भी पीछे यही है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये सभी में जो है इस एप्लीकेशन को, किस एप्लीकेशन को, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है, अप्लाई होता है। हम आगे इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं और वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? हालांकि जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है यहाँ पर फ्लूडिटी से या फ्लूइड से रिलेटेड है, दैट कैन बी फ्लो, जिसका फ्लो हो सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स, फ्लूडिटी, फ्लो जो भी है ये सब रिलेटेड टर्म्स है। तो बात करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले भी डिस्कस हो चुका है कि कोई भी जो मैग्नेट है तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ मैग्नेट के आउटसाइड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इमेजिनरी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती है और इनसाइड द मैग्नेट वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ एंटर करती है। इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ठीक है। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा डेंस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती है, उनके नंबर्स कम होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो बहुत ही वीक होता है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी देखा हुई एक्टिविटी के द्वारा कि जो किसी मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म होता है, अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके पोल्स पे मैक्सिमम होती है, नॉर्थ और साउथ पोल पे। बाकी जो है अदर प्लेसेस पे कम होता है अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी, दैट इज मैग्नेटिज्म।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जिसे हमने एरो के द्वारा शो किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्लू कलर का एक लूप बना हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप, जिससे क्या हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी इमेजिनरी या रियल लूप से या कॉइल से जब पास होती हैं तो उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉइल और ए लूप। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप, तो इस रेक्टेंगुलर लूप से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। यहाँ पर वास्तव में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन वही है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी में, जनरेटर से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई जो यहाँ पर क्या है, ग्रीक का एक लेटर है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का, ठीक है, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल या लूप का। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या है, बी इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल। तो फाई क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो जो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बी ए कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि थीटा क्या है। ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसके किसके बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक कॉइल लिया हुआ है, लूप लिया हुआ है, ठीक है, और इस लूप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है जो कि सर्कुलर है, डिस्क की तरह है, ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो एरोज के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि जो फाई क्या है, जो थीटा है, एंगल थीटा है, वो क्या है, एंगल थीटा कैसे बन रहा है। तो जो देखिए, जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि जो इस डिस्क पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जब हम किसी एरिया पे या सरफेस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको हमने नॉर्मल कह दिया। ठीक है, तो ये जो थीटा है, ध्यान से सुनिएगा, थीटा क्या है, एंगल थीटा क्या है। थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन ए सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन ए सरफेस और प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि ऐसे है, और इस प्लेन पर जो एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है इसका भी डायरेक्शन यही है। तो दोनों आप देख रहे हो कि एक दूसरे के या तो कोइंसाइड कर रही हैं या दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इसका हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको वही बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्या कि जब यहाँ पर देखिए कि थीटा क्या हो गया, एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वास्तव में जो फाई होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो बी ए के बराबर होगा। ठीक है, कब? जब
एंगल थीटा बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन ए सरफेस और प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज 0 डिग्री। ठीक है, तब ये क्या होंगे, दोनों जो मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास होने वाला। ठीक है, तो फाई इजकल टू बी ए हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल और लूप, और तीसरा है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन सरफेस। ओके, और एक और फैक्टर है कि अगर मान लीजिए कि हमने जो कॉइल लिया हुआ है उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो, मेनी टर्न्स हो, तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ही मल्टीपल हो जाएगा, उतना ही टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो वास्तव में जो मैग्नेटिक फ्लक्स को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? पहला, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V, थर्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया A ऑफ लूप और कॉइल, एंड फोर्थ, एंगल थीटा बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन सरफेस और प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये 4 फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स के को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 3 चीज़ें हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, कौन कौन से? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल फिक्स्ड हो, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B क्या हो, फिक्स्ड हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स्ड हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को चेंज करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिक्टेंगुलर एक कॉइल है। ठीक है, और इस रिक्टेंगुलर कॉइल पर हमने क्या किया है कि एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, देखिए जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे पास हो रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। एंगल थीटा किसके बीच में है? नॉर्मल ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पर अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए कि हम अगर यहाँ पर जो थीटा है इसको हम क्या कर दें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर दें, हम पैरेलल कर दें इस नॉर्मल के, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब हुआ इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से, रेक्टेंगुलर कॉइल से पास होंगी। तो जब मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होगी तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे जैसे हम ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, सरफेस है, इसके हम पैरेलल करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे होगा वो पास करने वाले की संख्या कम होती जाएगी। इवन क्या हो जाएगा कि अगर हम इस केस में ऐसा कर दें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जो देख रहे हो आप, ठीक है, जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से देख रहे हो, अब क्या हो जाए कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाए, मतलब कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के जो एक सरफेस बना रहा है, रेक्टेंगुलर सरफेस, इसके पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब हुआ कि इस कॉइल से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, और इस कंडीशन में एंगल थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। और आप जानते हो कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक जो होगा, पास होगा, वो 0 हो जाएगा, यानी कि फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 फैक्टर अगर क्या हो, कॉमन हो, कौन कौन से, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड B और क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ कॉइल फिक्स्ड हो, तो हम एंगल चेंज करके, एंगल थीटा को चेंज करके भी मैग्नेटिक फ्लक्स को
चेंज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम इसको फिर से रिकैप कर दें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? माय डियर स्टूडेंट्स, whenever there is a relative motion between coil and a magnet, that is changing of magnetic flux linked to the coil, an electromotive force, that is EMF, produces, and if circuit is closed, electric current is induced. This phenomenon is called electromagnetic induction. तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई कॉइल हो और उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हो, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हो, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कहाँ से मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से मिलेगी? मैग्नेट से मिलेगी। तो जब क्या हो कि एक हमारे पास मैग्नेट हो और एक कॉइल हो, ठीक है, तो जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होना एक नेसेसरी कंडीशन क्यों है? क्योंकि रिलेटिव मोशन होने से ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है कॉइल से वो चेंज होगा। तो रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के बीच में नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है कॉइल से उसमें कोई चेंजिंग या वेरी नहीं होगा, चेंजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में मैग्नेट रिलेटिव मोशन होना चाहिए, और जब कभी भी रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में, इसका मतलब हुआ कि कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। और अगर क्या हो कि वो सर्किट हम क्लोज कर दें, सर्किट को क्लोज कर दें, तो क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो होगा, और इस फेनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए यहाँ पर एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल आप देख रहे हो, और यहाँ पर ये कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। ठीक है, सर्कुलर टर्न्स आप देख रहे हो, और ये कॉइल जो है जुड़ा हुआ है एक सर्किट के द्वारा, और सर्किट में एक सर्किट कंटेंट है क्या? एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, निकल रही हैं, वो किससे पास हो रही हैं? इस कॉइल से पास हो रही है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्या करें कि कॉइल को फिक्स्ड रखें और मैग्नेट को हम क्या करें, कॉइल के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में हम इसको मोशन कराएं, तो ओब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होगी, जो कॉइल से होकर के पास हो रही हैं, ओब्वियसली चेंज होगी। यहाँ पर देखिए, अगर हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होंगी, और जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होगी इस कॉइल से। तो इसका मतलब हुआ कि इस मैग्नेट को कॉइल के पास या दूर ले जाने से जो कॉइल से रिलेटेड या लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फ्लक्स है, वो क्या हो रही हैं? वेरी कर रही हैं, और इसके वेरी करने से, चेंज होने से इसमें क्या हो रहा है कि करंट इंड्यूस हो रहा है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, और इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम इसको आगे पीछे ले जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, जब हम मूव कराएंगे मैग्नेट को कॉइल के आसपास में, तो ये गैल्वेनोमीटर में जो है डिफ्लेक्शन शो होगा, और गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि इसे कोई भी बैटरी फिक्स्ड या इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए,
माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में करंट तभी शो करेगा जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि जब मैग्नेट कॉइल के अंदर जा रहा है तब इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब मैग्नेट माय डियर स्टूडेंट्स, जो कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा उसके डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा हम उसके डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें क्या करना होगा कि राइट हैंड के 3 फिंगर्स को, थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना होगा कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर कि जो अगर थंब का डायरेक्शन मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन का हो, ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट फिंगर है या जो इंडेक्स फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ओब्वियसली जो मिडिल फिंगर होगा वो कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसके डायरेक्शन को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल में फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर वास्तव में जो फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। क्या है फैराडेज लॉ? तो फैराडेज लॉ को समझने के लिए पहले देखिए, जो यहाँ पर हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या करंट जो इंड्यूस होगा वो कब होगा कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या हो, एक रिलेटिव मोशन हो, जिससे कि कॉइल से रिलेटेड लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज हो, वेरी करें। तो यहाँ पर जो फैराडेज डिस्कवरी है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने से, इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस होने से। कैसे? तो फैराडेज लॉ वास्तव में कहता क्या है? पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देख लिया कि जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो फैराडेज लॉ पहले तो ये बताता है, पहले लॉ में ये बताता है कि जब कभी भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो और उस रिलेटिव मोशन की वजह से कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी कर रहा हो, तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। अब दूसरा लॉ हमें ये बतलाता है कि
करंट कितना इंड्यूस होगा उसके मैग्नीट्यूड को दूसरा लॉ हमें बता रहा है। तो वो क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, ईएमएफ को रिप्रेजेंट, जो कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई से रिप्रेजेंट करें तो ई जो होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी है। ये डी फाई अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डी फाई अपॉन डी टी है, तो डी फाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चेंज इन टाइम को। तो यहाँ पर अगर सपोज करिए कि T2 टाइम पर जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है φ2 है, और T1 टाइम पर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है, तो माय डियर स्टूडेंट्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ? φ2 माइनस φ1 हुआ। और टाइम कितना हुआ? टाइम इंस्टेंट कितना हुआ? T2 माइनस T1 हुआ, टाइम इंटरवल। तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। और तो इसका मतलब हुआ कि E इक्वल टू जो हुआ वो φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1 हुआ। ओके, और आप जानते हो कि जो फाई है वो क्या है? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये तो पहले डिस्कस हो चुका है। तो वास्तव में देखिए कि जो अगर कॉइल में एक ही टर्न हो तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होगा। क्या है? इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्या हो कि उस कॉइल में n टर्न्स हो, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो? n हो, तो इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा? माइनस n बी ए ओमेगा हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इंड्यूस्ड करंट भी आप इसे मान लीजिए अभी फिलहाल। तो ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड कर रहा है। और ये ग्रीक का लेटर है ओमेगा, ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है ओमेगा, जो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने तेज़ी से कॉइल जो है या मैग्नेट रोटेट करेगा उतनी ही तेज़ी से, उतने ही फास्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैराडेस लॉ में जो इंड्यूस्ड करंट है उसका अमाउंट जो डिपेंड करता है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और तीसरा जो फैक्टर है वो कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और चौथा है ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, कितना तेज़ी से कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है।